महाकवि बाण के विषय में निम्नलिखित प्रशस्तियां प्रसिद्ध हैं। जैसे वश्यवाणी कवि चक्रवर्ती वर्धन ने इन्हें उपाधि दी है। महानयम भुजंग, बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम, तुरंग बाण इत्यादि ये उपाधियां इन्हें मिली हैं। इस प्रकार से हमने सुबंधु, बाण इत्यादि के विषय में, इनकी शैलीगत विशेषताओं के विषय में और इनकी रचनाओं के बारे में जाना हमने। अब हम दंडी के विषय में जानते हैं। इकाई के इस खंड में आप महाकवि दंडी के जीवन वृत्त, कर्तृत्व और शैलीगत वैशिष्ट्य का अध्ययन करेंगे। संस्कृत गद्य काव्य के इतिहास में सरल, प्रांजल और भावपूर्ण गद्य लेखक के रूप में दंडी का नाम अमर है। दंडी के विषय में जो सामग्री प्राप्त होती है उसका आधार अवंती सुंदरी कथा है। इस प्रकार से दंडी की रचनाओं को लेकर विद्वानों में मतभेद है। शारंगधर पद्धति में दंडी की 3 रचनाओं का उल्लेख किया गया है। शारंगधर पद्धति की उपरोक्त त्रयो अग्नेस्त्रयो देवाः, त्रयो वेदास्त्रयो गुणाः, त्रयो दंडी प्रबंधाश्च त्रिषु लोकेषु विश्रुताः। उपरोक्त पद्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि दंडी ने 3 प्रबंधों की रचना की, परंतु ये प्रबंध कौन कौन से हैं इस विषय पर विचार करते हैं। बहुधा विद्वानों ने दंडी के द्वारा लिखित प्रबंधों में काव्यादर्श को प्रथम स्थान पर, दूसरे स्थान पर दशकुमार चरित्र को और तीसरे स्थान पर अवंती सुंदरी कथा को स्वीकार किया है। कुछ विद्वानों ने दंडी के चौथे ग्रंथ के रूप में द्विसंधान काव्य को भी स्वीकार किया है, किंतु बहुधा अनेक विद्वानों ने द्विसंधान काव्य को दंडी की चौथी रचना स्वीकार करने से इनकार किया है। इस तरह दंडी ने एक काव्य शास्त्रीय ग्रंथ और दो गद्यात्मक कथा ग्रंथों की रचना की। वाल्मीकि और व्यास के बाद तीसरा स्थान दंडी को ही प्राप्त है। इनकी प्रथम रचना है काव्यादर्श। यह तीन परिच्छेदों में निबद्ध एक काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। इसके प्रथम परिच्छेद में 105 कारिकाएं हैं, जिसमें काव्य का महत्व, लक्षण, काव्य के भेद, महाकाव्य, गद्य काव्य, भाषा भेद तथा काव्य पुरुषों पर विचार किया गया है। द्वितीय परिच्छेद में 368 कारिकाएं हैं, जिसमें अलंकारों का विवेचन किया गया है, जिसमें उपमा, रूपक, दीपक आदि के भेद प्रभेदों का विस्तृत वर्णन है। तृतीय परिच्छेद, इसमें 187 कारिकाएं हैं, जिसमें यमक, अलंकार, चित्र काव्य तथा काव्य दोषों का विवेचन किया गया है। इनकी दूसरी रचना है दशकुमार चरित्र। यह दंडी रचित महाकाव्य है। इसमें कथा और आख्यायिका नामक दोनों गद्य भेदों के लक्षण दिए गए हैं। वर्तमान में संपूर्ण गद्य 3 भागों में उपलब्ध है। इसमें राजवाहन का जन्म, मंत्री पुत्रों का जन्म, सोमदत्त के साहसिक कार्य, पुष्पोद्भव की साहसिक कथा, राजवाहन का अवंती सुंदरी से विवाह इत्यादि का वर्णन है। इसी प्रकार से इसमें आगे भी वर्णन किया गया है। दशकुमार चरित्र एक घटना प्रधान कथानक है। इसमें अनेक प्रकार की उल्लासमयी रोमांचक घटनाएं पाठकों के हृदय में कभी विस्मय और कभी विवाद की रेखाएं खींचने में नितांत समर्थ होती हैं। यहाँ शैलीगत वैशिष्ट्य के बारे में थोड़ा हम बात करना चाहेंगे। दंडी की प्रशस्ति के रूप में दंडिनः पद लालित्यम अत्यधिक प्रसिद्ध है। पदों का लालित्य, समास रहित सौम्य पदावली तथा अनुप्रास युक्त नाद सौंदर्य दशकुमार चरित्र में मिलता है। सप्तम उच्छ्वास में जहां मंत्रीगुप्त नियोष्ट वर्णों से अपना वृतांत सुनाता है, उस समय दंडी को सुंदर से सुंदर पदावली की खोज करनी पड़ती है, जिससे वर्ण साम्य रूप अनुप्रास स्वतः
स्फुरत स्फूर्त हो जाता है। आचार्य दंडी परिष्कृत गद्य शैली के जन्मदाता हैं। गद्य का क्या स्वरूप होना चाहिए, उसमें भाव, भाषा, रस, अलंकारों का किस प्रकार समन्वय प्रस्तुत करना चाहिए, इसका आदर्श उन्होंने दश कुमार चरित में प्रस्तुत किया है। वे वैदर्भी शैली के कवि हैं। उनकी भाषा में प्रसाद और माधुर्य गुणों की पराकाष्ठा है। उनमें भावों की अभिव्यंजना और शक्ति इतनी प्रबल है कि कठिन से कठिन राजनीति आदि के तत्वों को सरलता से भाषा में प्रस्तुत कर सकते हैं। भावानुकूल पदावली का संचयन उनकी प्रमुख विशेषता है। श्रृंगार, करुण आदि के वर्णनों में उनकी भाषा में प्रसाद, माधुर्य इत्यादि की मंजुल छटा दर्शनीय है। नखशिक वर्णन, प्रकृति वर्णन आदि में समासयुक्त और सालंकार पदावली भी इनकी प्रौढ़ एवं परिष्कृत भाषा का रूप है। कल्पनाशील दंडी की काव्य शैली वैदर्भी रीति का अनुसरण करती है। अर्थ की स्पष्टता, रस की सुंदर अभिव्यक्ति, कल्पना की सजीवता और शब्द का लालित्य ये दंडी की शैली के विशेष गुण हैं। इसीलिए इनके बारे में कहा गया है दंडिनः पद लालित्यम। इनकी रचना में माधुर्य गुण विशेष रूप से पाया जाता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि इन्होंने ओज की तरफ ध्यान नहीं दिया है। ओज का भी वर्णन यथास्थान, ओज गुण का भी वर्णन, ओज गुण से युक्त रचनाएं भी इन्होंने, उनके प्रसंग भी पढ़ने में आते हैं। दंडी आदर्शवादी न होकर यथार्थवादी और व्यवहारवादी हैं। उन्होंने केवल सैद्धांतिक शिक्षा न देकर व्यवहारिक शिक्षा भी दी है। व्यवहार कुशलता से जीवन सुखी बन सकता है, यह दंडी का लक्ष्य है। दंडी निर्भीक, सुधारवादी, क्रांतिकारी और व्यवहार कुशल कवि हैं। इस प्रकार से हमने सुबंधु, बाण तथा दंडी का संस्कृत गद्य साहित्य में स्थान, मूर्धन्य स्थान के बारे में समझा। सुबंधु की एकमात्र उपलब्ध कृति वासवदत्ता है। इसका कथानक पूर्णतः काल्पनिक है तथा इस रचना को कथा की श्रेणी में स्थान दिया गया है। श्रृंगार रस प्रधान इस ग्रंथ में राजकुमार कंदर्प केतु एवं राजकुमारी वासवदत्ता के प्रेम एवं विवाह का वर्णन इस गद्य काव्य का प्रतिपाद्य विषय है। इसकी रचना में ओजगुण, समास बहुलता, कठिन पद विन्यास, पांडित्य प्रदर्शन, गौड़ी रीति आदि का प्रचुर मात्रा में प्रयोग मिलता है। बंधु के पश्चात आपने अभी बाण के बारे में जाना। बाण ने कादम्बरी, हर्षचरित आदि ग्रंथों की रचना करके संस्कृत साहित्य में अपना अतुलनीय स्थान बनाया है। काव्य और नाटक के क्षेत्र में जो स्थान कालिदास को प्राप्त हुआ है, गद्य काव्य के क्षेत्र में वही स्थान बाणभट्ट को प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से बाण की शैली गद्य कवियों के लिए आदर्श है। बाण की पांचाली रीति के प्रयोग में बाण निपुण थे। उनकी रचनाओं में एक और छोटे छोटे सामसिक पदों का प्रयोग है, तो दूसरी ओर संध्या और अटवी वर्णन में लंबे लंबे सामासिक पदों का भी प्रयोग है। सामासिक पद मतलब समास से युक्त पदों का भी प्रयोग मिलता है। बाण रस सिद्ध कवि हैं, उनका प्रिय रस श्रृंगार है। भाषा और भावों का सुंदर समन्वय बाण के काव्य की विशेषता है। सरल, प्रांजल और भावपूर्ण लेखक के रूप में दंडी का नाम श्रेष्ठ है। अवंती सुंदरी कथा एवं दश कुमार चरित दंडी की रचनाएं हैं। उन्होंने अवंती सुंदरी कथा में अपने वंश के विषय में बताया है। रोमांच तथा साहस्यपूर्ण विस्मयपूर्ण घटनाओं से पूर्ण होने के कारण दश कुमार चरित का कथानक नितांत भौतिक है। उनकी प्रतिभा घटनाओं की यथार्थता में चरितार्थ होती है। दंडी पदों के सुंदर प्रयोग में निपुण थे। उनकी कृति में वैदर्भी रीति, प्रसाद और माधुर्य गुण भावों की सुंदर अभिव्यंजना, प्रकृति वर्णन आदि का सुंदर निदर्शन मिलता है। इस प्रकार इस इकाई के द्वारा आपने ये जाना कि सुबंधु, बाण तथा दंडी संस्कृत गद्य साहित्य के ऐसे स्तंभ हैं जिनके बिना गद्य साहित्य की कल्पना कर पाना नितांत असंभव है। इस प्रकार से आगे हम
इकाई 3 के अंतर्गत अंबिका दत्त व्यास, विश्वेश्वर पांडे, ऋषिकेश भट्टाचार्य तथा अन्य गद्यकारों के बारे में बात करेंगे। इनके बारे में हम समझेंगे। इस इस इकाई में संस्कृत गद्य से संबंधित कुछ कवियों, रचनाकारों के जीवन वृत्त तथा उनकी रचनाओं का परिचय दिया जाएगा। इस इकाई में पंडित अंबिका दत्त व्यास से लेकर ऋषिकेश भट्टाचार्य, विश्वेश्वर पांडे तथा पंडिता क्षमा राव के अतिरिक्त अन्य कुछ प्रमुख संस्कृत गद्य कवियों के जीवन वृत्त तथा उनकी रचनाओं का अध्ययन किया जाएगा, जिससे आप परवर्ती गद्य की विशेषताओं से सभी छात्र परिचित होते हुए इनकी प्रमुख शैलीगत विशेषताओं का उल्लेख कर सकेंगे, करने में समर्थ हो सकेंगे। पंडित अंबिका दत्त व्यास के बारे में जानते हैं। पंडित अंबिका दत्त व्यास का जन्म आधुनिक संस्कृत गद्यकारों में बहुत आदरणीय है। इनके पूर्वजों का मूल स्थान जयपुर है। जयपुर की ही रावत जी का दूल्हा नामक गांव में व्यास जी का जन्म हुआ था। यह पाराशर गोत्री ब्राह्मण थे, साथ ही यजुर्वेदीय भी थे। इनके वृद्ध पितामह श्री गोविंद राम जी राजस्थान के मानसिंह के पुत्र दुर्जन सिंह के वंश में उत्पन्न दलेल सिंह के राज्य पंडित थे। इन्हीं गोविंद राम जी के प्रपौत्र पंडित राजा राम जी कभी तीर्थ यात्रा के लिए काशी आए थे। स्थानीय लोगों के स्नेह के कारण वे काशी में ही बस गए। पंडित राजा राम जी के बड़े पुत्र का नाम पंडित दुर्गा दत्त था, जो संस्कृत और हिंदी साहित्य की विद्वत्ता से ओतप्रोत थे, बल्कि ये लेखक भी थे। उनका विवाह जयपुर के सिलावट में हुआ, जहां इनके द्वारा द्वितीय पुत्र के रूप में अंबिका दत्त व्यास का जन्म चैत्र शुक्ल अष्टमी संवत 1915 को हुआ। इनकी प्रतिभा बचपन से ही विलक्षण थी। 12 वर्ष की छोटी सी अवस्था से ही ये गोष्ठियों में सम्मिलित होने जाया करते थे। अंबिका दत्त व्यास जी इनकी शिक्षा दीक्षा काशी में संपन्न हुई। पंडित ताराचरण जी से व्यास जी ने साहित्य दर्पण और काव्य प्रकाश का अध्ययन किया। इसी प्रकार कुंजलाल वाजपेयी से न्याय शास्त्र का और राम मिश्र शास्त्री से सांख्य दर्शन का अध्ययन किया। आयुर्वेद और बंगला आदि भाषाओं की शिक्षा इन्होंने विश्वनाथ कविराज से पाई थी। 1928 में जब इनका विवाह हुआ तब ये 13 वर्ष के थे। 16 वर्ष की उम्र में ही इनकी माता का तथा 22 वर्ष की उम्र में इनके पिता का भी देहावसान हो गया। इनकी कृतियों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। विलक्षण प्रतिभा संपन्न पंडित अंबिका दत्त व्यास जी ने अपने अध्ययन और मनन से ये कभी विरत नहीं रहे। इनकी कविता लिखने की गति को देखकर लगता है कि इनमें कविता करने की अद्भुत शक्ति थी और जो जन्मजात थी। 1 घंटे में 100 श्लोकों की रचना कर देने पर इन्हें घटिका शतक की उपाधि दी गई थी। अंबिका दत्त व्यास को शतावधान भी कहा जाता है। उनका समस्त जीवन संस्कृत और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में समर्पित था। बिहार के मधुबनी में उन्होंने अध्यापन किया। उन्होंने धर्म सभा, सुधानिधि, संचारिणी सभा जैसी संस्थाओं की स्थापना की। पटना में बिहार संस्कृत जीवन को पुनर्जीवित करने में इन्हीं का योगदान रहा है। साहित्य के अलावा न्याय, वेदांत, दर्शन, व्याकरण शास्त्र के भी व्यास जी आधिकारिक विद्वान थे। उन्होंने आर्य भाषा सूत्रधार नामक एक हिंदी व्याकरण लिखना प्रारंभ किया, जो दुर्भाग्यवश अपूर्ण रह गया। व्यास जी अप्रतिम प्रतिभा संपन्न थे। वस्तुतः अंबिका दत्त व्यास जी ने कुल 80 रचनाएं की थी। कतिपय कारणों से सभी रचनाओं के नाम उपलब्ध नहीं होते। उनके द्वारा रचित शिवराज विजय नामक संस्कृत उपन्यास अत्यंत प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण है। सांबतम नाटक, गुप्ता शुद्धि प्रदर्शनम, बिहारी बिहार और अबोध निवारण व्यास जी द्वारा रचित रचनाएं हैं।
पंडित अंबिका दत्त व्यास जी दीर्घायु नहीं रहे। 42 वर्ष की अवस्था में ही इनका देहावसान हो गया था। उस समय ये गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज पटना में प्रोफेसर थे। शिवराज विजय यह एक ऐतिहासिक उपन्यास है। ये प्रमुख उपन्यास है। इसकी रचना 1945 से 1950 के बीच में हुई थी। शिवराज विजय उपन्यास का संपूर्ण कथानक 3 विरामों में विभक्त है। प्रत्येक विराम में 4 निश्वास हैं। शिवराज विजय में शिवराज विजय में व्यास जी ने पांचाली रीति का प्रयोग किया है। पांचाली रीति के बारे में अभी हमने इससे पहले पढ़ा था कि जैसा जैसा विषय होता है उसी अनुसार शब्दार्थों का संयोजन किया जाता है। इस उपन्यास में इन्होंने छोटे और लंबे पदों का प्रयोग किया है। इस उपन्यास का प्रधान रस वीर रस है। इसके कथानक में 2 स्वतंत्र कथाएं हैं। एक के नायक के रूप में शिवाजी तथा दूसरे के नायक के रूप में रघुवीर सिंह हैं। प्रायः अन्य सभी प्रतिनिधि पात्र हैं। शिवाजी तथा उनके सहयोगी देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत हैं। इस उपन्यास में कवि द्वारा नाटकीय संवादों की योजना प्रस्तुत करके संस्कृत गद्य काव्य के लिए एक नवीन दिशा प्रदान की है। शिवराज विजय की रचना से काव्य के परंपरागत प्रयोजनों के अतिरिक्त संस्कृत कवियों को एक नई दिशा में प्रेरणा भी प्रदान की गई है। इसी उपन्यास के बाद के कवियों को नई विधा की रचना में प्रवृत्त होने की प्रेरणा मिली है। दूसरे हैं आचार्य विश्वेश्वर पांडे। आचार्य विश्वेश्वर पांडे के पूर्वज भारद्वाज गोत्र के ब्राह्मण थे। मूल रूप से वह पर्वतीय ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम लक्ष्मीधर पांडेय था। लक्ष्मीधर सभी शास्त्रों में प्रवीण विद्वान थे। इन लोगों का मूल स्थान उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद के पाटिया नामक ग्राम में था। विश्वेश्वर पांडे के पिता लक्ष्मीधर जी काशी आ गए थे। वे संतान के अभाव में बहुत दुखी थे। इस कारण उन्होंने अपना पूरा जीवन बाबा विश्वनाथ की आराधना में समर्पित कर दिया। ऐसी कथा प्रचलित है कि विश्वेश्वर पांडे को बाबा विश्वनाथ की कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। अलौकिक कृपा से उत्पन्न पुत्र का नाम विश्वेश्वर रखा गया। इन्होंने सभी शास्त्रों का अध्ययन अपने पिता लक्ष्मीधर के चरणों में बैठकर काशी में ही किया। अपनी 5 वर्ष की अवस्था में ही वह बुद्धि की विचित्रता का प्रदर्शन करने लगे। विलक्षण बुद्धि का प्रदर्शन करने लगे। विश्वेश्वर पांडे जी की विशेषता थी कि वे जिन जिन शास्त्रों का अध्ययन करते थे उन उन शास्त्रों में ही नए ग्रंथों का निर्माण आरंभ कर देते थे। आचार्य विश्वेश्वर पांडे द्वारा रचित ग्रंथ निर्णय सागर प्रेस मुंबई और कतिपय काशी से संस्कृत ग्रंथमाला के द्वारा प्रकाशित हुए हैं, जो आज भी उपलब्ध होते हैं। यह व्याकरण, न्याय और काव्य शास्त्र के अद्वितीय विद्वान थे। इन्होंने महर्षि पाणिनि अष्टाध्यायी की विशद व्याख्या के रूप में वैयाकरण सिद्धांत सुधानिधि नामक ग्रंथ की रचना की, जो पाणिनि व्याकरण से संबंधित प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। इसके अलावा अलंकार कौस्तुभ, अलंकार प्रदीप, रस चंद्रिका, अलंकार मुक्तावली इनके द्वारा रचित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ हैं। काव्य ग्रंथों में रोमावली शतक, आर्या सप्तशती आदि के भी नाम इसमें आते हैं। विश्वेश्वर पांडे कृत मंदार मंजरी गद्य काव्य का एक कथा ग्रंथ है। यद्यपि विश्वेश्वर बाण और सुबंधु की कृतियों से बहुत प्रभावित थे, फिर भी इन्होंने मंदार मंजरी की प्रस्तावना में इस बात का स्पष्ट उल्लेख कर दिया है कि मेरी मंदार मंजरी समस्त काव्यों से विचित्र होगी। मंदार मंजरी की कथा कादम्बरी की कथा के तुल्य उलझी हुई है। कथा में उपकथा का प्रवाह चलता है, मूल कथा छूट जाती है और उपकथाओं का वर्णन प्रवाहित रहता है। इस प्रकार मंदार मंजरी कवि की गद्य काव्य में रचित एकमात्र प्रौढ़ कृति है। बाण और सुबंधु से सर्वथा प्रभावित होते हुए भी कवि ने अपनी इस कृति में नवीनता लाने का भरपूर प्रयास किया है। इसी प्रकार से ऋषिकेश भट्टाचार्य हैं। इन्होंने लघु कथा और निबंधों में ऋषिकेश भट्टाचार्य का नाम अत्यंत प्रसिद्ध है। उनकी कृतियों में विद्योदय, संस्कृत चंद्रिका आदि का नाम आता है। विद्योदय नामक पत्रिका के संपादक ऋषिकेश भट्टाचार्य थे। ऋषिकेश भट्टाचार्य की गद्य की विशेषता यह थी कि उनकी रचनाओं में बाणभट्ट की शैली के भी दर्शन होते थे, जैसे वर्णनात्मक लंबे लंबे वाक्य।
भट्टाचार्य जी की संस्कृत शैली बिल्कुल नवीन और बाण के समान सुंदर थी। इसलिए ये अभिनव बाण कहे जाते हैं। उनकी बातें सर्वथा नवीन होती हैं और नए ढंग से कही हुई होती थी। इसी क्रम में पंडिता क्षमा राव जी हैं। क्षमा राव का जन्म 4 जुलाई 1980 को हुआ था। इनका जन्म स्थान पुणे बताया गया है। इनके पिता का नाम पंडित शंकर पांडुरंग था। ये संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। इनकी निम्नलिखित कृतियां उपलब्ध होती हैं: सत्याग्रह गीता, स्वराज्य विजय, मीरा लहरी इत्यादि। सत्याग्रह गीता में 18 अध्याय हैं। अनुष्टुप छंद में गीता के अनुकरण पर गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन के वर्णन के साथ 659 पदों में यह पुस्तक 1932 में प्रकाशित हुई। क्षमा जी ने इस पुस्तक में भगवत गीता की स्थित प्रज्ञ का और गांधी जी की महत्वता का की एक जैसी तुलना की है। और मीरा लहरी ये खंड काव्य है। तुकाराम चरितम ये महाकाव्य है। श्री रामदास चरितम ये भी महाकाव्य है। ज्ञानेश्वर चरित ये भी महाकाव्य है इनके द्वारा रचित। ग्राम ज्योति, इसमें ग्राम ज्योति के अंतर्गत 3 कथाओं का इन्होंने संग्रह किया है। क्षमा राव के गद्य और पद्य दोनों में एक अद्भुत शैली का दर्शन होता है। इनकी सभी रचनाओं को देखने से पता चलता है कि पंडिता क्षमा राव का दृष्टिकोण बिल्कुल विशिष्ट और आधुनिक था। यह बात उनकी सभी रचनाओं में प्रतिबिंबित होती है। रस वर्णन, अलंकार वर्णन से लेकर समाज प्रयोग, प्रकृति वर्णन और समाज की समसामयिक समस्याओं से लेकर राष्ट्र के गौरव पथ का चिंतन आपकी शैली की विशेषता रही है। इसी प्रकार है रामशरण त्रिपाठी त्रिपाठी जी हैं। इनके रचनानुवाद रत्नाकर, सरल ज्योतिर्विज्ञान, वेदांत सार, ब्रह्मसूत्र प्रमुख भाष्य, भाष्य पंचक समालोचनम, कौमुदी कथा कल्लोली इत्यादि इनकी रचनाएं हैं। इसी प्रकार अन्य गद्यकार भी हैं, जैसे कि धनपाल। संस्कृत में गद्य में लेखन करने वाले धनपाल का समय 10वीं शताब्दी माना जाता है। भोजराज के दरबार में धनपाल की बहुत प्रतिष्ठा थी। उन्हीं की प्रेरणा से इन्होंने तिलक मंजरी नामक गद्य काव्य की रचना की है। इसी प्रकार वादीप सिंह जी, इन्हें तमिल प्रदेश निवासी कहा गया है। वादीप सिंह जी दार्शनिक तथा कवि दोनों थे। गद्य चिंतामणि इनकी प्रमुख गद्य प्रबंधात्मक रचना है। इसी प्रकार से इस प्रकार से हमने विभिन्न गद्यकारों के बारे में ज्ञान प्राप्त किया, उनकी रचनाओं के बारे में, उनकी शैलीगत विशेषताओं के बारे में हमने जाना। अब इकाई 4 में हम नीति और लोक कथाओं के बारे में थोड़ा सी जानकारी प्राप्त करेंगे, संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे। संस्कृत साहित्य में वैदिक युग से ही नीतिपरक उपदेशों की परंपरा चली आ रही है, जिसमें कि विभिन्न मनुष्यों ने अपने अनुसार नीति कथाओं के विधानों एवं नीति वचनों के वर्णन किए हैं। इस इकाई के अंतर्गत आप संस्कृत वांग्मय में वर्णित नीतियों का अध्ययन करेंगे। वस्तुतः नीति के उद्भावक ब्रह्मा और प्रतिष्ठापक विष्णु हैं। कालांतर में मध्यकाल से लेकर आधुनिक युग तक नीतियों का अत्यधिक प्रसार हुआ है, जिनमें शुक्र नीति, चाणक्य नीति, विदुर नीति, पंचतंत्र, हितोपदेश आदि नीतियां प्रमुख व प्रसिद्ध हैं। विष्णु शर्मा के पंचतंत्र में पशु पात्रों का चयन करके सभी भागों में अत्यंत व्यवहारिक नीति शास्त्र की रचना की गई है। नीति शब्द नी धातु में एक तिन प्रत्यय से जुड़कर बना है, जिसका अर्थ है जिस मार्ग से व्यक्ति और समाज का जीवन सरलता के साथ व्यतीत हो उसे नीति कहते हैं। नीति का अर्थ सही मार्ग की ओर ले जाना है। नीति का सही रूप में पालन करने से व्यक्ति एवं समाज दोनों का कल्याण होता है। नीति के अर्थ को हम कई प्रकार से जान सकते हैं। मनुष्य जीवन के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए साधन के रूप में जिन बातों की आवश्यकता है वह नीति है। समाज में रहने वाले व्यक्ति, वर्ग, जाति आदि भिन्न भिन्न घटक हैं। यहाँ रहकर परस्पर उनको कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसके कुछ विशेष नियम होते हैं, वही नीति है। नीतिपरक ग्रंथों में सर्वप्रथम पंचतंत्र का नाम आता है। संस्कृत की कथा साहित्य में यह ग्रंथ पशु पात्रों से प्रधान रूप से सुशोभित किया गया है। वैदिक साहित्य, महाभारत तथा बौद्ध और जैन साहित्य में भी इस ग्रंथ के विकास के बीज हैं।
इस ग्रंथ में विष्णु शर्मा ने पशुओं में मानवोचित क्रियाकलाप का दर्शन कराया है। पंचतंत्र के अध्ययन से ये पता चलता है कि इसके रचयिता व्यावहारिक नीति शास्त्र के अपार ज्ञाता थे। इस ग्रंथ की संपूर्ण कथाओं में पशु पात्रों के संवादों का ही अध्ययन किया जाता है। इसमें मानव क्रियाकलापों का पूरा-पूरा आरोप दिखाई देता है। संभवतः छांदोग्य उपनिषद में श्वान की कथा, जिसमें सभी श्वान अपने एक श्वान नेता की तलाश करते हैं। ऐसी कथा भी पंचतंत्र की रचना में प्रेरणा बनी होगी। नाम से ही लगता है कि पंचतंत्र के 5 भाग होंगे। संपूर्ण ग्रंथ 5 तंत्रों में उपलब्ध है। मित्रभेद, मित्र संप्राप्ति, काकोलुकीय, लब्ध प्रणाश तथा अपरीक्षित कारकम। पंचतंत्र अपने इन्हीं 5 भागों में अनेक कथाओं के माध्यम से व्यावहारिक नीति शास्त्र का प्रदर्शन करता है। अगला इसमें क्रम आता है हितोपदेश का। यह बहुत लोकप्रिय और व्यापक कथा ग्रंथ है। इसकी रचना पंचतंत्र के आधार पर उपदेश परक कथा ग्रंथ के रूप में की गई है। नारायण पंडित नामक विद्वान ने इसकी रचना की, जो राजा धवल चंद्र के आश्रित बताए जाते हैं। वस्तुतः ये रचना पंचतंत्र पर ही आधारित है, किंतु पंचतंत्र के मूल कलेवर में पर्याप्त परिवर्तन करते हुए कवि ने हितोपदेश के कलेवर को 4 भागों में बांटा है। मित्रलाभ, सुहृद भेद, विग्रह और संधि। इन्हीं 4 भागों के अंतर्गत रचनाकार के द्वारा 17 नवीन कथाओं का सन्निवेश करते हुए 7 पशुपात्र प्रधान कथाएं, 5 कूटनीति मूलक कथाएं तथा 3 लोक कथा आश्रित और 2 उपदेशात्मक कथाएं लिखी गई हैं। बालकों को कथा के द्वारा नीति की शिक्षा देना ही हितोपदेश का लक्ष्य है। इस प्रकार से वेताल पंचविंशतिका पंचतंत्र के बाद पशु पक्षियों की कहानियां लुप्त प्राय हो गई थी। बृहत कथा के बाद कोई भी उस परंपरा का अनुगामी ग्रंथ नहीं दिखा। रोचक लोक कथाओं का सुंदर तथा सुव्यवस्थित ग्रंथ वेताल 25 उपलब्ध होता है, जिसमें संस्कृत में वेताल पंचविंशतिका कहते हैं, जिसको विद्वानों की परंपरा में इसे स्वतंत्र कथा ग्रंथ माना गया है। अनेक मतों में यह बृहत कथा मंजरी तथा कथा सरित सागर से प्रभावित रचना मानी जाती है। वेताल 25 की कहानियों का सबसे प्रचलित रूप 11वीं शताब्दी में क्षेमेंद्र तथा सोमदेव के ग्रंथ में पाया जाता है। वेताल 25 की रचना जंबल दत्त ने की, जो पूर्णतया गद्य में है। वेताल 25 की इसकी कथाएं अत्यंत रोचक, बुद्धिवर्धक तथा कौतूहल का उत्पादन करने वाली हैं। वेताल पंचविंशतिका में विक्रमसेन के बौद्धिक उत्कर्ष से प्रकाशित 25 कहानियां निबंध की गई हैं। इस प्रकार से इसमें वेताल पंचविंशतिका में विक्रमसेन ने बौद्धिक उत्कर्ष से प्रकाशित 25 कहानियां निबद्ध इसमें की गई हैं। राजा त्रिविक्रमसेन को इस लोक कथा ग्रंथ के प्रारंभ और उपसंहार की संरचना इस प्रकार देखी जा सकती है कि राजा त्रिविक्रमसेन को एक भिक्षु प्रतिदिन एक फल लाकर देता था, जिसे वे अपने कोषाध्यक्ष को देते थे। यह क्रम 10 वर्षों तक चला। एक दिन राजा को संयोगवश ज्ञात हो गया कि प्रत्येक फल में एक एक रत्न निहित है। कोषाध्यक्ष से पता लगाने पर बात सच निकली। राजा के हृदय उस भिक्षु की असाधारण राजभक्ति को देखकर उसकी ओर आकृष्ट हो गया। एक दिन राजा द्वारा प्रणाम कर इस मूल्यवान वस्तु का कारण पूछे जाने पर वह भिक्षु राजा को एकांत में ले गया और कहने लगा कि मुझे एक मंत्र की साधना करनी है, जिसमें किसी वीर पुरुष की सहायता की आवश्यकता है। आपसे उपयुक्त वीर कौन मिलेगा? आगामी कृष्ण चतुर्दशी को मैं शमशान घाट पर वट वृक्ष के नीचे प्रतीक्षा करूंगा। अवसर आते ही राजा वहां के लिए निकल पड़े। शमशान पहुंचकर उन्होंने भयंकर दृश्य देखे। राजा ने भिक्षु के पास जाकर कहा, मैं आ गया हूँ, अपना काम बताओ। भिक्षु ने कहा कि राजन, यहाँ से दक्षिण दिशा में जाइए, बहुत दूर जाने पर शिंशपा नामक वृक्ष मिलेगा। उस वृक्ष की डाल से एक मृतक का शरीर लटक रहा है। आप उसे यहाँ लाकर रख दीजिए और मेरा काम पूर्ण कीजिए।
दृढ़ प्रतिज्ञा वाले राजा ने शिंशपा वृक्ष के पास पहुंचकर उसकी डाल से शव को गिराया और जैसे ही उसे लाना शुरू किया शरीर वह शव शरीर उसी डाल पर जा लटका और अट्टहास करने लगा। ऐसा देखकर राजा ने समझ लिया कि इसके शरीर में कोई बेताल अधिष्ठित है। अगली बार पूर्ण साहस से राजा ने दोबारा उस शव को डाल से गिराया। इस प्रकार राजा अनेक बार प्रयत्न करता गया। इस प्रकार से राजा ने बेताल की कथा के अनुसार ही सारे कार्य किए और भिक्षु के सिर की बलि चढ़ा दी। इस पर शमशान के निवासी सारे भूत प्रेत और बेताल प्रसन्न हुए और राजा की बहुत प्रशंसा की। उनसे वर मांगने को कहा। फिर राजा ने कहा कि आपने मेरी सहायता की है, अतः ये 25 कथाएं संसार में सुप्रसिद्ध हों, यही वरदान मांगता हूँ। प्रसन्न होकर बेताल ने कहा कि ये 25 कथाएं संसार में बेताल पंचविंशतिका के नाम से प्रसिद्ध होंगी। इस प्रकार से आगे देखते हैं कि सिंहासन द्वा त्रिंशिका। ऐसी किंवदंती है कि विक्रमादित्य से संबंधित यहाँ पे कहानियां बताई गई हैं। अगला इसमें आता है पुरुष परीक्षा। पुरुष परीक्षा की रचना विद्यापति ने की है। यह उपदेशात्मक संस्कृत कथा साहित्य का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस ग्रंथ की विशेषता यह है कि इसमें पशु पक्षी जैसे पात्रों के स्थान पर समसामयिक आदर्श चरित्रों को प्रस्तुत किया गया है जो कलयुग में उत्पन्न है। इस ग्रंथ में ग्रंथकार का मानना है कि पुरुष वही है जिसके व्यक्तित्व में वीरता हो, सद्बुद्धि हो, विद्या तथा पुरुषार्थ चतुष्टय का ठीक से समन्वय हो। यदि व्यक्ति इससे रहित है तो वह केवल पुरुष की भांति आकार प्रकार धारण करता है और बिना पूंछ और सींग के पशु ही है। पुरुष परीक्षा नाम ही इस ग्रंथ का अभिप्राय सिद्ध करता है। मंगलाचरण में आदि शक्ति की वंदना करते हुए विद्यापति ने चंद्रातपा नगरी के राजा पारावार से कथा का आरंभ किया है। इस प्रकार से हमने देखा कि इसमें नीति कथाओं में आपने हितोपदेश, पंचतंत्र इत्यादि की कथाओं के बारे में जाना है। अब इस चौथी इकाई का अध्ययन कर लेने के पश्चात आप सभी छात्र वैदिक साहित्य में नीतियों के उद्भव को जानते हुए लौकिक संस्कृत में नीति साहित्य के अंतर्गत सिद्धांत परक नीतियों के वर्णन के साथ साथ उपदेश परक नीतियों के बारे में भी जान चुके हैं। शुक्र नीति, विदुर नीति, चाणक्य नीति के साथ साथ भर्तहरि के नीति शतकम में भी अनेक नीतियों का वर्णन किए गए, किंतु लौकिक संस्कृत साहित्य के कथा ग्रंथों में पंचतंत्र के अंतर्गत 5 भागों में विष्णु शर्मा ने अत्यंत कला कौशल के साथ पशुपात्र प्रधान कथाओं की रचना करके संपूर्ण पाठक समाज को जीव जंतुओं में मानवोचित क्रियाकलापों का दर्शन कराया है। इतना ही नहीं, पंचतंत्र की कथाओं में पशु पक्षी जीव जंतुओं के संवादों में केवल व्यावहारिक शिक्षा ही प्राप्त होती है। इस प्रकार से आज हमने संस्कृत गद्य साहित्य के बारे में, गद्यकारों के बारे में जाना और इनके कथाओं के माध्यम से ही नीतियों की शिक्षा देने के क्रम में लोक कथा ग्रंथ भी संस्कृत साहित्य में कम योगदान नहीं देते हैं। वेताल पंचविंशतिका, सिंहासन द्वात्रिंशिका तथा पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ इस बात के साक्षी हैं। इन तीनों ग्रंथों में निबद्ध कथाओं का अनुशीलन करने से उदीयमान पीढ़ी को लोक नीति, कूटनीति, पुरुषार्थों की प्राप्ति तथा समसामयिक संदर्भ में नवचेतना प्रदान करना ही ग्रंथकारों का सहज उद्देश्य रहा है। यही कारण है कि लोक कथाओं की भाषा सहज रूप से हृदयग्राही भी कही जाती है। गद्य में
तथा पद्य में कथाओं का सृजन करके उनमें व्यावहारिक नीति शास्त्र से संबंधित तथ्यों का वर्णन करके कवियों ने जीवन में अनुशासन, चरित्र निर्माण, युद्ध वीरता, दया वीरता, दान वीरता, इस सब से लेकर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी की प्राप्ति के साधन को कथाओं के माध्यम से जनमानस के समक्ष रखा है। इतना पंचतंत्र की कथाओं में पशु पक्षी, जीव जंतु के संवादों में केवल व्यावहारिक शिक्षा ही प्राप्त होती है। हितोपदेश में हितोपदेश में नारायण पंडित ने विभिन्न कथाओं के माध्यम से हमें व्यावहारिक ज्ञान दिया है और हमें किस प्रकार से हमें व्यावहारिक ज्ञान किस तरह से हमें काम करना चाहिए, किस गद्य में तथा पद्यों में कथाओं का सृजन करके उनमें व्यावहारिक नीति शास्त्र से संबंधित तथ्यों का वर्णन करके कवियों ने हमें अनुशासन का अनुशासन का पाठ पढ़ाया है। आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा और धन्यवाद। आप